नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जुले। आज मैं आप सब लोगों के सामने फिर दोबारा से फेसबुक पर लाइव आ रहा हूँ और साथ ही साथ ये कई न्यूज़ चैनल्स में भी प्रोग्राम जा रहा है। देश में जब भी कोई समस्या आती है तो उस समय मैं देश के सामने आने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। आज हम बात करेंगे कई कंट्रोवर्सी इशू के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं कि जो इशू बर्निंग इशू है, जिस इश्यूज के लिए आज मुझे आप सब लोगों के सामने आना पड़ा, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जूले। हम बात करेंगे कोरोना से डरोना। देखिए, कोरोना आज पूरे विश्व में लगभग 200 से ज्यादा कंट्रियों में फैल चुका है। आज हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 21 दिन का लॉकडाउन शुरू किया तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी, जो 135 साल पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा था कि 21 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर हमने 21 दिन का लॉकडाउन नहीं किया तो भारत 21 साल पीछे चला जाएगा। इस स्टेटमेंट को राहुल गांधी जी गलत तरीके से बोलते हैं। जब 2014 में हमें सरकार मिली, हमारी एनडीए की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो यूपीए सरकार ने हमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसमें 3,593 सरकारी हॉस्पिटल थे, 11,810 प्राइवेट हॉस्पिटल थे। आपको मैं बताऊं, अभी तक का जो आंकड़ा है इस समय का, 2,02,000 लोग इस समय इफेक्टिव है, जो कोरोना से इफेक्टिव चल रहे हैं इस समय। इनमें से 1,04,06 अभी तक ठीक हो चुके हैं और 1,02,000 लोगों का इलाज जारी है। इनमें से 400 से ज्यादा गंभीर है और इनमें से 9 मरीज ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं और 4 को ऑक्सीजन दी जा रही है। सिर्फ 3 या 4 ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर है। ये ठीक है कि मरने वालों की संख्या आज अगर अभी ये बात कर रहे हैं, इस समय की अगर बात कर रहे हैं तो 5,833 के आसपास हो चुकी है। लेकिन भारत में 20-25 हजार लोगों की मौत तो अन्य कई रोगों से हो जाती है। आज अगर हम बात करें जो 5वां लॉकडाउन, अब हम लॉकडाउन 4 समाप्त कर चुके हैं, 5वें लॉकडाउन ओपन हो गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आज दुकानें, दफ्तरें, कारखाने को जहां भी खोला गया है, वहां ना तो चलाने वाले लोग मिल रहे हैं, ना मजदूर मिल रहे हैं और ना ही खरीदार मिल रहे हैं। इस समय बड़े पैमाने पर भिखारी, भुखमरी, लूटपाट का डर फैला हुआ है। मैं 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे राहुल गांधी जी, उनसे एक ही बात पूछना चाहूंगा। राहुल गांधी जी जब मजदूर महाराष्ट्र से, राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से भाग रहे थे तो क्या आपने मजदूरों के बीच में जाकर ये कहा कि कोरोना से डरिए मत, कोरोना कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा? क्योंकि कोई भी बीमारी हमेशा तो रहती नहीं, कोरोना कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। आप लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी है, सरकार भी खड़ी थी, परंतु अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं, गरीबों का काम करना चाहते हैं तो आप कहते कि कांग्रेस खड़ी है, मत जाइए। आपने मजदूरों के बीच में जाकर ऐसा नहीं कहा। जो मजदूर आज छोड़ के भाग रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, अगर उनके पास काम होता तो वो गांवों से आते क्यों? वो गांवों से इसलिए आए कि काम नहीं था। आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि उनको गांवों की तरफ भागना पड़ा। और आपको मैं बताऊं राहुल गांधी जी, आप राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। आप जितना जनता को बेवकूफ समझते हैं, जनता अब उतनी बेवकूफ नहीं रही है। सोशल मीडिया का प्रयोग सब लोग करते हैं। मेरी किसी भी बात का जो मैं बोल रहा हूं, किसी धर्म, जाति, वर्ग, विशेष पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैं जनरली वो बातें बोल रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रही है और जो आप सब लोगों को भी दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों को बताऊं, राहुल गांधी जी, अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार ठीक काम नहीं कर रही, तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है जिसमें एनसीपी, आपकी और शिवसेना की सरकार है। आपके पिताजी राहुल गांधी ने चंद्रशेखर सरकार से, केंद्र सरकार से
एक छोटी सी बात पे समर्थन वापस ले लिया था। अगर आपको लगता है कि वहां पर महाराष्ट्र में सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, तो महाराष्ट्र में तो 9 जो मंत्री है आपकी पार्टी के हैं, तो आपके मंत्री महाराष्ट्र में कहीं भी दिखाई नहीं दिए, कहीं पर भी वो मजदूरों के बीच में नहीं गए, कहीं पर भी उन्होंने मजदूरों के बीच में जाकर ये नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। आज आप कहते हैं कि 10,000 रुपये अकाउंट में जमा करवा दीजिए। अरे 10,000 अकाउंट में जमा करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ही तो जनधन अकाउंट खोले गए थे। इस जनधन अकाउंट में ही तो 10,000 रुपये डलवाने की आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, जब जनधन अकाउंट खुलवाए गए थे, कांग्रेस ने सबसे बड़ा मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री मोदी जी का। ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि उन्होंने जो जनधन के अकाउंट खुलवाए, उस जनधन के अकाउंट खुलवाने का लाभ ही आज उन गरीब लोगों को मिल रहा है। राहुल गांधी जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। हमने राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझाया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कन्वर्ट किया, धारा 370 और 35A को खत्म किया। कश्मीर में जब इंटरनेट बंद था, कर्फ्यू लगा हुआ था, उस समय आप कश्मीर में पहुंच जाते हैं और कश्मीर से आपको वापस भेजा जाता है। अगर आपको जनता का दर्द था, जनता का दुख था, तो आप कश्मीर में बाद में चले जाते, फरवरी में चले जाते, मार्च में चले जाते। 10 मार्च को मैं भी गया था, मैंने भी वहां पे कई लोगों से बात करी, पूछा कि धारा 370 और 35A खत्म होने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप नौटंकी करते हैं, आप कर्फ्यू के बीच में चले गए, इंटरनेट बंद था, आपको मना किया गया, फिर भी आप गए, कश्मीर से आपको वापस भेजा गया, श्रीनगर एयरपोर्ट से आपको वापस भेजा गया। आप ऐसा काम क्यों करते हैं? मैं भी 10 मार्च को गया था, वहां लोगों से बात करी मैंने। मैं वायनाड में गया, केरला में, वायनाड केरला में मैंने कई लोगों से बात करी कि राहुल गांधी जी यहाँ आते हैं क्या। उन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी को तो कभी उन्होंने देखा नहीं, हाँ जो सिटिंग MP था कांग्रेस पार्टी से, वो दिखाई देता है। तो राहुल गांधी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहूंगा सारी देश की जनता की तरफ से, आप राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। इस समय देश कई परिस्थितियों से घिरा हुआ है। इस समय भी गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, गोवा की तरफ तूफान आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले तूफान उड़ीसा और बंगाल से गुजरा है, आज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन की तरफ चला गया है। आपको मैं बार बार कहना चाहूंगा, राहुल जी, आप देश के बारे में अगर सच में सोचते हैं, और प्रियंका वाड्रा जी, उनसे भी यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप देश के बारे में सोचते हैं। आपने कहा कि आपने 1000 बसें की परमिशन मांगी उत्तर प्रदेश सरकार से, यूपी सरकार से। 1000 बसों के लिए श्रमिक तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए, जिन श्रमिकों को आपने बस में बिठाना था। आप श्रमिकों को कहते हैं प्रवासी श्रमिक। एक ही देश में रहते हुए अगर बिहार का मजदूर दिल्ली में काम करता है, या पंजाब में काम करता है, या राजस्थान में काम करता है, तो वो क्या प्रवासी हो गया? अगर कोई IT प्रोफेशनल कर्नाटका में काम करता है, या बेंगलोर में काम करता है, या हैदराबाद में काम करता है, या कोई CA काम करता है, तो आप प्रवासी CA तो नहीं बोलते, प्रवासी IT प्रोफेशनल तो नहीं बोलते, तो प्रवासी मजदूर क्यों बोलते हैं आप राजनीतिक रोटियां सेकना, राहुल गांधी जी, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बंद कर दीजिए। अभी कुछ दिन पहले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी ने एक टीवी चैनल पर चर्चा में कहा कि 25-30 साल भारत की फौज सरकार से कहती रही कि उन्हें चीन सीमा पर सड़कें, पुल, हवाई पट्टियां व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने दिया जाए, पर कांग्रेस की सरकार ने अनुमति नहीं दी। और जब फौजी अफसरों ने पूछा, सरकार से जवाब मांगा कि चीन पर हमें जो सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम खड़ा करना चाहते हैं उसकी परमिशन दी जाए, तो भारत सरकार ने क्या कहा कि अगर ऐसा किया तो चीन हमारी सड़कें, पुल, हवाई जहाज, हवाई पट्टियों का प्रयोग करके भारत में घुसाएगी। इससे यह पता चलता है कि सरकार का अपनी फौज और अफसरों पर भरोसा नहीं है। यह इस बात का संकेत है, यह भारतीय फौज का अपमान है, भारतीय फौज के अफसरों का अपमान है। फिर लगभग जब हमारी सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, रिटायर्ड कर्नल RN सिंह जी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी ने कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के मुंह पर कहा कि एक चीनी लॉबी भारत में सक्रिय है,
कर्नल आर सिंह जी ने तो इतना भी कहा कि अगर मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर होता तो राहुल गांधी जी चीन के दूत से डोकलाम विवाद के समय जब आप मिले तो मैं आपको बुलाता और आपसे पूछता आपसे उगलवाता कि आप क्यों मिले। आप कहती है, कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कमाई कहां जा रही है। राफेल घोटाले के ऊपर आपने बहुत हंगामा मचाया, बहुत बोला। राफेल घोटाले के ऊपर मेरी डिटेल में एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक पैसे का हिसाब दिया है कि यूपीए सरकार जब प्लेन खरीदी थी वो कितने में पड़ रहा है और हम जो प्लेन खरीद रहे थे वो कितने में पड़ रहा है। जब हमारी जो सरकार खरीदी थी वो प्लेन सस्ता पड़ रहा है। इसका मैंने एक एक पैसे का हिसाब दिया। आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक है उसके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें किसी प्रकार का स्कैम नहीं है और आपको सुप्रीम कोर्ट से निकलने के लिए माफी मांगनी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। आज मैं आपको बताऊं, चीन और अमेरिका के बीच में जो इस समय काफी समय से ट्रेड वार चल रहा है, उस ट्रेड वार के लिए ग्लोबल टाइम्स में चीन यानी ग्लोबल टाइम्स में भारत को सलाह देते हुए लिखता है, अच्छा होगा कि भारत अमेरिका चीन मामलों से दूर रहे, नहीं तो आर्थिक परिणाम बेहद खराब होंगे। एक तरफ तो कोरोना के बढ़ते हुए मामले, उसमें हमने लॉकडाउन हटाए जाने का 1 तारीख से किया, कुछ 8 तारीख से करेंगे, जिसमें चीन हमारा उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। और चीन ये कहता है कि आपने जो लॉकडाउन खोला उसके ऊपर वो हमारा मजाक उड़ाता है और कहता है कि इसके परिणाम खराब आएंगे। मैं आपको बताऊं कि भारत की विपक्षी पार्टियों की वजह से ही आज चाइना और नेपाल कह रहा है कि 3 मेरे क्षेत्र खाली करो, काला पानी, लिपियाधुरा, लिपुलेखा, पर वो दावा कर रहा है क्योंकि चाइना को पता है कि G7 में भारत को शामिल करने के लिए ट्रंप जी ने कहा। मैंने अपनी बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तक भी पहुंचाने का प्रयास किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचाने का प्रयास किया कि कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ग्रहों की दशा ऐसी चल रही है। जो 26 दिसंबर 2019 में सूर्य ग्रहण गया, उसके बाद से लेकर जो परिस्थितियां है वो ऐसी परिस्थितियां है कि पूरे विश्व के लिए ऐसी खराब परिस्थितियां है। लगभग जो 5 जून को चंद्र ग्रहण आ रहा है और 21 जून को सूर्य ग्रहण आ रहा है, इन दोनों ग्रहणों के बाद भारत की स्थितियां अच्छी होगी। आप में से कई लोग जानते हैं कि मेरी बात कभी कोई गलत नहीं निकली। मैंने जितनी भी बातें बोली है वो सारी बातें सही निकली है। और तो और मैंने उत्तराखंड के सीएम रावत जी बनेंगे ये बात बोली थी। इसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जो गुरु है स्वामी संविदानंद सरस्वती जी नासिक से, उन्होंने मुझे फोन किया, तब मैं ज्वाला जी में था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या रावत जी सीएम बनेंगे? मैंने कहा 100% बनेंगे। उन्होंने कहा आपने कह दिया तो मैं मान जाता हूं। इसी प्रकार हिमाचल के मुख्यमंत्री के लिए मैंने जयराम ठाकुर जी को 3 दिन पहले कहा कि भाई साहब आप सीएम बन जाएंगे। मेरी जो भी प्रेडिक्शन होती है वो सही निकलती है। आप लोग सब फेसबुक पे देखते हो कि जो मैं बोलता हूं वो हो जाता है। मैं आप लोगों को बार बार बताऊं कि ये बात मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बताने का प्रयास किया है कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करें, जैसी पूजा उनको आती है, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। भगवान ना फल खाता है, ना फूल खाता है, ना ड्राई फ्रूट खाता है, ना मिठाई खाता है, कुछ नहीं खाता। भगवान तो सिर्फ भाव से, जहां से जो पूजा करते हैं उसको देखता है। सारे लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार, अपने अपने इष्ट के अनुसार पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान कोरोना से भारत को मुक्ति मिले। क्योंकि कोरोना के साथ साथ इस समय चाइना ने भारत को हर प्रकार से डराने का वो प्रयास कर रहा है। मैं भारत के सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भारत के सारे राजनीतिक पार्टियां इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे रूप से सक्षम हैं। हमारी तीनों सेनाएं तैयार है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है, दूरगामी सोच है। उन्होंने साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ पहले ही संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। यूरोपियन कंट्री के साथ भी संबंध बनाने शुरू कर दिए थे, गल्फ कंट्री के साथ भी संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। उन
कई लोग कहते थे वो चाय पीने जाते हैं, वो चाय पीने नहीं जाते थे। वो एक दिन में 2-2 कंट्रियों में विजिट करते थे, अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत के लिए सोचते थे। आज भी वो भारत के लिए सोचते हैं। मेरे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही प्रेरणा मिली। मैंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही सीखा। मैं भी जो काम करता हूं वो देश के लिए सोचता हूं, देश के लिए करता हूं। मैंने तो परिवार को समय नहीं दिया, परिवार के लिए कभी काम ही नहीं किया। मैं आप सब लोगों को बताऊं कि राजनीति की रोटियां सेकने का बहुत समय मिलेगा। इस समय राजनीति करने का वक्त नहीं है। और मैं राजनीति में आज से नहीं आया, 1989 से मैं राजनीति में हूं। अगर आप लोगों को मैं बताऊं, 1989 में जब मेरी उम्र 17 साल की भी नहीं थी, तो यूपीएससी एक्सपर्ट कमेटी का मैं प्रोफेसर सतीश चंद्रा कमेटी, ये देखिए लेटर है भारत सरकार का, ऐसे कई लेटर मेरे पास है। भारत सरकार की यूपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी मुझसे बुलाकर मेरे से सलाह करती थी कि भारत में क्या सिविल सर्विस के एग्जाम हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं कमेटी से मिलने जाता था। तो उस समय मेरी उम्र 17 साल की भी नहीं थी। मैं तब से राजनीति में हूं। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 साल की एज में की, जब मेरी पहली बुक रिलीज हुई, जिसे ये बुक है, इसके लिए देखिए संदेश अटल जी ने भी दिया, ये अटल जी ने दिया, ये अडवाणी जी ने दिया, उसके साथ ये राजनाथ सिंह जी ने दिया। ये मेरी पहली बुक जब रिलीज हुई 8 अप्रैल 2008 को, ये कई अखबारों में भी आया। ये एक दैनिक जागरण के अखबार की आपको दिखा रहा हूं, जिसे अडवाणी जी, सुषमा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी, आरती मेहरा जी, ये लाल किले पे मेरी पहली बुक रिलीज हुई। उसके बाद मैंने कई बुकें लिखी, उससे पहले भी लिखी, और करिया मुंडा जी ने भी रिलीज की, कई मॉड्यूल्स लिखे, कई मेरे पेपर भी पब्लिश हुए। मैंने जितने भी काम किए आज तक देश के लिए काम किए। मैं राजनीति में 17 साल से हूं, पर हर समय राजनीति नहीं की जाती। आज अगर देखा जाए, जो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड जो एक शख्स है, जिसकी डेथ के बाद पूरे अमेरिका आज जल रहा है। अमेरिका के 40 से ज्यादा स्टेट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बातचीत की, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कह दिया है कि अगर आगजनी, लूटपाट, चोरी चकारी नहीं रुकी तो सेना के हवाले कर दूंगा। इस बात का फायदा कई लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका की जो हिंसा है आज बढ़ते बढ़ते कई कंट्रियों तक फैल गई है। एक छोटी सी बात थी, क्या बात थी? जॉर्ज फ्लॉयड एक शॉपिंग मॉल में सामान परचेज करने जाता है। वहां के शॉपकीपर को लगता है कि ये नकली नोट है। फॉर एग्जाम्पल ये नोट है, उनको लगता है नकली है। वो पुलिस को बुलाती है, पुलिस आती है, पुलिस उनको गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। जॉर्ज फ्लॉयड गाड़ी में नहीं बैठता है, और गाड़ी में बैठते समय गिर जाता है। उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है। एक छोटी सी बात के ऊपर पूरे अमेरिका में काले और गोरों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, यानी अपार्थाइड, रंगभेद की नीति का उन लोगों ने हवाला देते हुए ये शुरू कर दिया, जिसमें काले लोगों को काफी हद तक बराक ओबामा इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वही है जिन्होंने आज से 44 साल पहले, जब इस्कॉन की रथ यात्रा निकलनी थी, रथ बनाने के लिए जब जगह नहीं मिल रही थी, तो उस समय वो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी जगह दे दी थी कि मेरी जगह ले लीजिए, यहां पे रथ बना लीजिए। आज गोरे कालों का संघर्ष अमेरिका से फैलते फैलते कई कंट्रियों में फैल गया है। भारत में भी कुछ लोग क्या चाहते हैं, भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो, उनको किस नाम से संबोधित करूं, उनके लिए कोई नाम भी कम है। कभी तो वो अवार्ड वापस करने के लिए आ जाती है, टूटे टूटे गैंग भी बोलते हैं उनको, कई प्रकार के उनके नाम दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पे कई नामों से उनको कॉल किया जाता है। मैं उनको किसी नाम से नहीं कॉल करूंगा, वो समझदार है, वो समझ गए मैं किसके लिए बोल रहा हूं। और उनकी क्या कोशिश थी कि वो चाहते थे कि इसी प्रकार का कुछ माहौल भारत में भी बनाया जाए, और वो चाहते थे कि भारत में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी जाए। परंतु भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सकुशल है और सकुशल ही रहेगा। भारत ना तो किसी देश का स्वाभिमान को गिराना चाहता है, और ना अपने स्वाभिमान के साथ
कंप्रोमाइज करना चाहता है, जो भी मुद्दे हैं वो बातचीत से हल करना चाहता है। भारत की एक ही सोच है कि हम जो भी मामले, जो भी मुद्दे हैं उसको बातचीत से हल करेंगे, ना कि उसके लिए हम किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। परंतु भारत के प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे, इसीलिए उन्होंने चाइना के साथ एक सर्वदलीय बैठक अपने यहाँ बुलाने जा रहे हैं। और हम किसी भी प्रकार का संघर्ष या युद्ध नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि हम हमारे अंदर कमी है। युद्ध में दोनों ही कंट्रियों के लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। आज आप देखिए, लद्दाख के अंदर चाइना और भारत की इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और आर्मी के कुछ लोग, जो आर्मी के सैनिक जवान हैं, आईटीबीपी और आर्मी वाले मिलकर बॉर्डर पर इस समय लद्दाख में चीनी सेना के साथ जो युद्ध की परिस्थिति चल रही है। परंतु भारत बहुत समझदारी से, हम लोगों ने कदम पीछे से हटाया था क्योंकि कोरोना के कुछ केसेस आ गए थे, तो आईटीबीपी के और आर्मी के लोगों को कुछ पीछे हटाया गया था। परंतु जब ऐसी परिस्थिति देखी तो आईटीबीपी और आर्मी ने अपने सैनिकों को कहा कि आप आगे जाइए, क्योंकि जो कारगिल के समय पाकिस्तान ने किया था वही हालात चाइना कर रहा है। जब हम लोग थोड़े से पीछे हटे तो वो हमारे अंदर आ गए। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए पंडित नेहरू जी समझ नहीं पाए और चाइना हमारे अंदर आ गया था। परंतु आज भारत का प्रधानमंत्री एक सक्षम, कुशल नेतृत्व की जिसमें क्षमता है, वो प्रधानमंत्री जिसको 120 कंट्री आज समर्थन कर रही है। अभी आप देखिए, WHO में डॉक्टर हर्षवर्धन जी प्रेसिडेंट बने हैं अभी, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। और G7 में ट्रंप ने भारत को बुलाने की बात करी है। इसी बात से चाइना घबराया हुआ है। तो चाइना इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिससे कि हमें डराने का प्रयास कर रहा है। परंतु मेरे सारे देश के नागरिकों से हाथ जोड़ के विनती है, खासकर कांग्रेस पार्टी से और विपक्षी पार्टी से, कि इस समय देश के लिए एक हो जाइए। देश बचेगा तो परिवार बचेगा, समाज बचेगा। अगर मुझे कहा जाए कि देश, परिवार, मैंने परिवार को तो समय ही नहीं दिया है, मैं देश चुनूंगा, क्योंकि मेरे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड। परिवार को मैं बिल्कुल समय नहीं देता। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप इतना प्रवास कैसे करते हैं, ये तो लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा रहा। आप इतना मैंने अपने बाल भी नहीं कटवाए, ये ऐसे बड़े हुए। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप इतना कैसे करते हैं। मैंने कहा, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा मिलती है, मैं उनसे सीखता हूं, उनको देखता हूं, उनको देखने के बाद ही मैं ये सब काम कर पाता हूं। कहते भी है लर्निंग बाय डूइंग व लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। मैं प्रधानमंत्री जी को देखकर, देश में जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में बोर्ड का मेंबर बना, उसके बाद से लेके आज तक मैं लगभग 18 से 20 घंटे काम करता हूँ, 4 घंटे भी नहीं सोता। कई लोग आप देखते हैं, कई लोग आप कहते हैं कि भाई साहब आप सोते कब है। मेरे लिए देश पहले है, इसीलिए मैं देश के लिए लगातार काम करता हूँ। मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रिंसिपल था तब भी मैं कॉलेज में टाइम से पहले पहुंच जाता था। जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तब भी टाइम से पहले पूछता था। मैं ये सोचता था कि अगर मैं सही नहीं हूं तो मैं दूसरे को नहीं कह सकता, अगर मैं सही होऊंगा तभी मैं दूसरे को कह सकता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरह राजनीति करना नहीं जानता, जो सीएम बनने से पहले मारुति कार से चलते हैं, उसके बाद उनकी पत्नी आईआरएस से भी रिजाइन दे देती है। वो आईआरएस कैसे क्वालिफाई करते और कैसे आईआईटी से पढ़े मुझे समझ में नहीं आता। राष्ट्रपति भवन में पैंट के अंदर जैसे शर्ट अंदर होगी तो शर्ट की सिलवटें जो होगी वो आधे हिस्से में होगी, आधे में नहीं होगी। राष्ट्रपति भवन में जाते हैं तो पैंट के अंदर जो शर्ट है वो जब बाहर निकालेंगे तो आधे हिस्से में सिलवटें दिखाई देगी। तो आधे हिस्से में उनकी सिलवट दिखाई दे रही है, आधे हिस्से में वो प्रेस दिखाई दे रही है। यानी उन्होंने शर्ट पैंट में से बाहर निकाली जब वो राष्ट्रपति भवन के अंदर जाते हैं। वी शेप के चप्पल पहन लेते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भवन के अंदर जा रहे हैं, जब ट्रेकिंग करते हैं, जब सभी जॉगिंग करते हैं तो 5 से 6 हजार के जूते पहनते हैं। और जब राष्ट्रपति भवन में जाते हैं किसी प्रोग्राम में तो वी शेप के चप्पल पहन लेते हैं। ऐसी राजनीति मैं नहीं करता, ना मैं करना जानता हूं, ना मेरे खून में है। मैं देश के लिए काम करता हूं, देश के लिए सोचता हूं, देश ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं अभी आपको बताऊं, 5,000 करोड़ की जो डिमांड करी अभी मनीष सिसोदिया जी ने हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से,
शराब पर, कोरोना पर इन्होंने शुल्क लगाया और पेट्रोल डीजल पर वेट को करीब दुगना कर दिया। और दिल्ली सरकार ने मोटी कमाई की है। पैसा भी, जो पैसा आया वो विज्ञापनों पर खर्च किया। जबकि दिल्ली में इस समय कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ रही है। अभी आपको मैंने आंकड़े सारी बताई। मैं सीएम साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी से, कि दिल्ली पुलिस जो ड्यूटी कर रही है, जो तैनात है, उनका वेतन कौन दे रहा है? इसी प्रकार हॉटस्पॉट के इलाकों में जो मलेरिया विभाग के कर्मचारी तैनात है, उनका वेतन कौन दे रहा है? जो सफाई कर्मचारियों का वेतन कौन दे रहा है? ये सारा खर्च केंद्र सरकार और दिल्ली के तीनों नगर निगम वहन कर रहे हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार के दिल्ली में जो मौजूदा तमाम हॉस्पिटल है, उसमें कोरोना रोगियों को इलाज किया जा रहा है। मैं आज आप लोगों के बीच में आया, मैंने टाइम दे रखा था कि 2:30 बजे आऊँगा, इसलिए मैं टाइम का पंचुअल उठी 2:30 बजे आ गया। जबकि मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पाँव में स्वेलिंग आ रखी है बहुत ज़्यादा, मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं बाद में कर लूँगा कार्यक्रम में, पहले आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अपना करो बेटा, मैंने दवाई ले ली है, कल चलेगी। तो मैंने कहा ठीक है। यानी मेरे पिताजी ने भी मुझे यही कहा कि बेटा पहले देश के लिए अगर तुम कुछ काम करो तो पहले उस पर देखिए। आप ये देखिए, ये मैं अभी आपको जो बात बता रहा था, केंद्र सरकार और दिल्ली के तीनों नगर निगम का जो वहन कर रहे हैं, और इसी प्रकार केंद्र सरकार के दिल्ली में जो मौजूदा तमाम अस्पताल है, उसमें कोरोना रोगी को इलाज जो किया जा रहा है, उसका सारा खर्चा केंद्र सरकार और दिल्ली की तीनों नगर निगम मिलकर कर रही है। प्रधानमंत्री जी की सरकार दिल्ली के 72 लाख लोगों के लिए 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति माह मुफ्त उपलब्ध करा रही है। उस राशन को भी दिल्ली की सरकार नहीं बांट पा रही है। जनधन खाता धारकों के खातों में भी 500-500 रुपए डाले गए हैं। बेसहारा व विधवा महिलाओं के बैंक खातों में भी 1-1 हजार रुपए डाले गए हैं। दिल्ली की हजारों महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर और किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए डाले गए हैं। दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है SM श्रीवास्तव जी, CP दिल्ली जो है, वो सभी SHO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करते हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने कह रखा है कि आप लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे भारत में, दिल्ली में भी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि अमित शाह जी मिल नहीं रहे, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि अमित शाह जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी जो गुजरात, दमन और गोवा और महाराष्ट्र में जो तूफान की स्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक ली है। मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली पुलिस के जो हमारे जो 2 ऑफिसर्स हैं जो इस कोरोना की वजह से शहीद हो गए, उनको यही से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। वैसे मैं पहले दे चुका हूँ। एक हमारे ऑफिसर है ASI है शीश मणि पांडे जी, मध्य जिला के हैं, और एक ASI विक्रम जी आउटर दिल्ली जिला के हैं। उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं आप सब लोगों को बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमें पैकेज दिया है, वो पैकेज से उन्होंने जो मिडिल फैमिली है, खासकर मिडिल फैमिली के लिए और जो गरीब वर्ग है, उन सब के लिए सोचते हुए उन्होंने ये पैकेज हम लोगों को दिया है। उन्होंने MSME के तहत नए रोजगार पैदा होने से बेरोजगारी पर लगाम लगेगी, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इससे न सिर्फ गरीब बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेक इन इंडिया। मेरा सपना, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME में बोर्ड का मेंबर बना, तो मेक इंडिया पर जो मैंने फोकस किया, मैंने पूरे देश के कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, लेह लद्दाख, इधर राजस्थान में मैं जैसलमेर से आगे, इधर बांग्लादेश की बॉर्डर तक, मतलब मैंने ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कोई ऐसा कोना नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पर मैं गया। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन मैंने लगातार करवाई, MSME में रजिस्ट्रेशन करवाई, MSME के कैसे बेनिफिट्स मिल सकते ये बताया, और कैसे रोजगार शुरू कर सकते ये बताया। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन जो है, आज हम इसको बोलते हैं मेड इन चाइना, फॉर एग्जाम्पल। वैसे ये मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन चाइना बोलते हैं, परंतु जब यही पेन भारत में बनेगा तो हम इसको बोलेंगे मेड इन इंडिया। जब यही पेन भारत से बन के जाएगा तो ये मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया, यानी भारत में बना हुआ पेन जब भारत से बाहर जाएगा तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान की जगह मेड इन इंडिया बोला जाएगा। मैं आप सब लोगों को बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात चल रही है, वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, दूरगामी सोच है। मैंने ये भी आपको बताया, जनधन खाते जो उन्होंने खुलवाए, कितने समय पहले खुलवाए, देखिए आज उनका बेनिफिट गरीब लोगों को मिल रहा है।
अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है, खासकर मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहूंगा कि इस समय मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, देश की सारी जनता से, सभी विपक्षी पार्टियों से, खासकर राजीव गांधी जी और के जो सुपुत्र जो राहुल गांधी जी है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि आजादी से पहले एक उपाधि दी जाती थी, सर की उपाधि दी जाती थी। आजादी के बाद कांग्रेस का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो गांधी ही बनता है, उसके नाम के पीछे गांधी लिखा जाता है। जब प्रियंका वाड्रा है तो प्रियंका वाड्रा का बेटा जो रेहान है, वो रेहान राजीव गांधी कैसे बन गया, ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो अब रेहान राजीव गांधी बन गया। यानी जो भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो गांधी बनेगा। इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है ये। हमारे यहां पर आरएसएस और में जो मेरे को इस बात का गर्व है, मैं आरएसएस का बाल स्वयंसेवक को 6ठी क्लास में आरएसएस की शाखा में मैं शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने गया था। साहिब सिंह वर्मा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी ले गए थे मुझे। आरएसएस से फिर एबीपी और एबीपी से जब बीजेपी में आया, राष्ट्रीय स्तर पे 3 बार, उसके बाद फिर मैं सरकार में आया। आज भी लगातार मैं कॉलेज में जब प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, तब भी लोगों को पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरी फैकल्टी जो मुझे सुन पा रही है, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूँ। एक टाइम का पंचुअल होना चाहिए। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो गांधी जो लगाते हैं उसके पीछे कारण क्या है, वो गांधी किस लिए लगाते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, खासकर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से और राहुल गांधी जी की पार्टी से भी मैं हाथ जोड़ के कांग्रेस से भी विनती करता हूं कि इस समय देश के लिए सब एक हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए और अगर हमें अपना आत्मसम्मान बचाना आता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारत कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ना भारत किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा और ना ही झुकेगा, क्योंकि हम लोगों के खून में नहीं है। हम लोगों के खून में ही ये है कि मैं समझता हूं, मेरी नजर में जात पात और धर्म से ऊपर देश है। अगर मुझसे कोई पूछे आप कौन हो, तो मैं कहूंगा मैं भारतीय हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं प्रोफेसर राजेश शर्मा हूं। जात और धर्म अलग चीज है। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, परंतु जब कोई बात आती है तो मैं भारतीय हूं। मुझे भी पाकिस्तान से कुछ मेल आए, कुछ पाकिस्तान से डायरेक्ट ट्विटर अकाउंट से मुझे धमकियां भी मिली। वो मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके, होम मिनिस्ट्री से लेके, जहां साइबर सेल से लेके जहां मुझे पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। वो पाकिस्तान के अकाउंट से है, मुस्लिम है, तो इसका मतलब सारे मुस्लिम टेररिस्ट है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों की कोई जात और धर्म भी नहीं होती। आतंकवादी जो जिहाद के नाम पे काम कर रहे हैं, उनको असली जिहाद का मतलब ही नहीं पता, और कुरान शरीफ में कहीं जिहाद नहीं लिखा हुआ। वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है। इसको समझने के लिए आप सब लोग अगर ध्यान से समझना चाहे तो समझिए। जो इस समय इमरान जी की सरकार चल रही है पाकिस्तान में, जब इलेक्शन तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार है, सरकारें तो कई जगह चल रही है, ब्रिटेन में भी चल रही है, फ्रांस में भी चल रही है, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट चुनकर आता है। हमारे यहाँ पर जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, जिस भी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उसमें सेना का इंटरफेयर नहीं होता। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें सेना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। आपको जो समझना पड़ेगा, क्योंकि 1955 और 56 के आसपास जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात चली तो उस कंट्रोल को पाकिस्तान आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया। यानी न्यूक्लियर की जो चाबी है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसलिए वहां पर आर्मी बहुत पावरफुल है। उन्होंने वहां पर उसको नाम दिया आईएसआई, यानी जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह पे काम करती है, और उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से भारत के साथ ये डिस्प्यूट चलते रहे। अगर ये दोस्ती हो जाएगी तो पाकिस्तान आर्मी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान आर्मी चाहती ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मित्रता हो, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में मित्रता हो इसके लिए हमारे
स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत प्रयास किया, मोदी जी ने भी किया, परंतु पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी चाहती ही नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध बने, क्योंकि न्यूक्लियर की जो चाबी है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है। इसलिए इमरान खान जी भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे धमकियां मिली, मैंने उसकी कोई परवाह नहीं करी, मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर गोली खाऊंगा तो सीने पे खाऊंगा, पीठ पे नहीं खाऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट इस समय मेरी को देख रहा है, सुन रहा है, सुनील वशिष्ठ, जो 2005-6 में मेरा स्टूडेंट रहा, इसको पता है कि आज तक ना मैं किसी से डरा हूं, ना डरना सीखा है, ना मेरे खून में है। गोली खाऊंगा तो सीने पे, पीठ पे नहीं खाऊंगा। ना डरता हूं, ना डरूंगा। देश के लिए काम करता हूं, देश के लिए काम करूंगा और देश के लिए काम करते ही मर जाऊंगा, क्योंकि देश मेरे लिए पहले है। मैंने समाज को और देश को इंपॉर्टेंस दी, परिवार को तो कभी दी ही नहीं। आज भी मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया कि इस समय जो चाइना की स्थिति हमारे सामने है, उस स्थिति को देखते हुए मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 5 साल दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है। उन्होंने ये भी कहा 1-2 कार्यक्रमों में, भाई साहब इतना पैसा बच रहा है, आप मानेंगे नहीं, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं कि 70 साल तक सरकारों ने दिल्ली को बेवकूफ बनाया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया कि दिल्ली घाटे में चल रही है। वो कहते हैं भाई साहब मैं बनिया हूं, मैं धंधा अच्छी तरह जानता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी के शब्द है कि मैं बनिया हूं, मैं धंधा अच्छी तरह जानता हूं। यानी दिल्ली सरकार मुनाफे में है। अगर दिल्ली सरकार मुनाफे में है तो आज दिल्ली सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति कैसे पैदा होगी कि आज दिल्ली सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और दिल्ली सरकार हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से पैसे की डिमांड करते हैं, वो भी लेटर के थ्रू, पत्र लिखते हैं। वो पत्र ऐसे लिखते हैं, अरे फोन पे भी बात कर सकते हो। यही काम प्रियंका वाड्रा जी ने किया। 1000 बसों की उन्होंने कहा लिस्ट हमने दी, जिसमें से कई नंबर फेक थे, कई 2 व्हीलर के नंबर थे, 3 व्हीलर के नंबर थे, बसेस के नंबर नहीं थे। अरे भैया आप 100 करके लिस्ट दे देते, आप 100 श्रमिकों की बस ले जाते, फिर 100 की ले जाते। आपके 1000 बसों की आपने बात करी, पर श्रमिक तो कहीं दिखाई नहीं दिए। और अगर आपको श्रमिक लेकर ही जाने थे तो महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार चल रही है, जिसमें आपके 9 मंत्री भी है, वहां से ले जाते। आप श्रमिकों के बीच में जाकर कहते कि श्रमिक भाई बहनों आप छोड़ के मत जाइए, आप यही रुकिए, क्योंकि कुछ समय के बाद जब कोरोना समाप्त हो जाएगा, और जब कोरोना समाप्त हो जाएगा तो आप लोग अपने अपने काम पे जाइए, अपना अपना काम करिए। आप लोग काम छोड़ के अगर जाएंगे तो गांवों में जाकर करेंगे क्या? उनको पहले तो प्रवासी श्रमिक कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक ही भारत में जब हम लोग रह रहे हैं तो बिहार में रहने वाला व्यक्ति अगर दिल्ली में आता है तो वो प्रवासी श्रमिक नहीं हो गया। आप किसी को प्रवासी टीचर तो नहीं बोलते, आप किसी को प्रवासी आईटी प्रोफेशन तो नहीं बोलते, आप किसी को प्रवासी सीए तो नहीं बोलते, आप किसी को प्रवासी डॉक्टर तो नहीं बोलते, आप किसी को प्रवासी जब नहीं बोलते तो श्रमिकों को प्रवासी लेबर क्यों बोलते हो भाई? जब मैं प्रिंसिपल भी रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहा, मिनिस्ट्री में भी हूं, मैं सबको एक ही तराजू पे तोलता हूं। मैं छोटा बड़ा, गरीब अमीर, धर्म इसको नहीं मानता। मेरे लिए सिर्फ सबसे बड़ा एक ही धर्म है, और संघ की शाखाओं में मुझे यही सिखाया गया है। मैं भारतीय हूं और भारतीय होने के नाते मेरा एक धर्म है कि मैं भारत का नागरिक हूं। मैं बाद में हिंदू हूं, पहले भारतीय हूं। और आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि आज जो चाइना हमें किसी प्रकार से अगर डराने का प्रयास कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को उनके हाथों को मजबूत करना है। उनको बताना है कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। आज ये बताना है प्रधानमंत्री मोदी जी को। मेरी बात करने के पीछे भी यही पर्पस है कि मैं चाहता हूं कि ये बात सारी देश की जनता को पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत है। उनके चेहरे पर देखिए आज वो रौनक नहीं है, क्योंकि नवीन पटनायक जी ने रात 12:15 बजे फोन किया तो उन्होंने उनका फोन रिसीव किया और उनको कहा कि सुबह सूरज निकलने से पहले इंडियन एयरफोर्स के प्लेन आपका सामान लेके आपके पास उड़ीसा आ जाएंगे, भुवनेश्वर आ जाएंगे। और वो भुवनेश्वर गए। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी गए, वहां पर भी पैकेज देकर आए। मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका में गोरे और कालों के बीच में हिंसा चल रही है, जो टूटे टूटे गैंग है, या अवार्ड वापस करने वाला गैंग है, वो भारत में भी कुछ इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना चाहते थे। सोशल मीडिया पे गुजरात कांग्रेस का नेता आकार पटेल जी क्या कहते हैं, वो एक जर्नलिस्ट भी रहे, आप पढ़ लीजिए वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। जाकोब बैनन से लेकर अफजल गुरु तक को वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब लोग समझदार है, सोशल मीडिया पे आता है लगातार, आप देखिए।
अफजल गुरु से लेकर याकूब मेनन की जो बात करते हैं, वो कहते हैं ये जुडिशियल किलिंग है। वो अमेरिका से कहते हैं कि अमेरिका से सबक लेना चाहिए। मुस्लिम शांत है, वो कहते हैं कि हमें अमेरिका से प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम लूं या ना लूं, आप सब लोग जानते हैं। अगर आप देखें, विनोद दुआ, राजदीप जी, ये सब ऐसा काम करते हैं। मैं आप सब लोगों को बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। हम चाइना का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की एक सोच मैंने आपको बताई कि उनकी शुरू से एक सोच रही। जब वो 2014 में लाल किले से उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, तो उन्होंने अपने पहले भाषण में ही कई बातें स्पष्ट कर दी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को तभी से उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, और तभी से मेक इन इंडिया का उन्होंने जो नारा दिया, वो नारा हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने उसको एक नारा नहीं, प्रधानमंत्री जी को एक कमिटमेंट किया कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इस मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। उद्योगदार रजिस्ट्रेशन, जब कलराज जी ने मेरे से एक बारी बैठक में पूछा कि आप राजीव जी उद्योगदार रजिस्ट्रेशन करवाइए, काम करिए आप इस पर, तब से मैंने काम शुरू किया और आज तक नहीं रोका और आज तक मैं चल रहा हूं। मैं आप सब लोगों को बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को नेतृत्व में देश पूरी रूप से सुरक्षित है, किसी प्रकार से देश में कोई दिक्कत नहीं है, और भारत की आत्मसम्मान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। परंतु मेरी खासकर जो विपक्षी दल है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, और इधर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं सारे देश की तरफ से, कि इस समय एक तरफ तो हम कोरोना महामारी से घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ देश में लगातार कभी कहां तूफान आ रहा है, कभी कहां तूफान आ रहा है, कभी कहां पर भूकंप आ जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाती है। मई के महीने में जहां गर्मी पड़ती है, मई के महीने में भी इतनी ज्यादा बारिश पड़ती है कि गर्मी नहीं होती। तो प्रकृति भी आज साथ नहीं दे रही है। यानी सभी व्यक्ति, सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म की पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें कि है भगवान इस हिंदुस्तान भारत की रक्षा करें। भारत के तो दो नाम कर रखे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शायद उनका डिसीजन आने वाला है। भारत और इंडिया सभी के एक नाम है। फ्रांस का देखो तो फ्रांस, परंतु भारत का देखो तो इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत, जबकि एक ही नाम होना चाहिए। इसी प्रकार हमने कई मुद्दों को सुलझाया, चाहे राम जन्मभूमि का हो, चाहे आर्टिकल 370 और 35A का हो, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, हमने बहुत काम किए, आगे भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राफेल के ऊपर राहुल गांधी जी ने बहुत बोला, उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल्स में एक एक पैसे का हिसाब दिया, और आप लोगों में से कईयों ने वीडियो देखा, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा अब तक, आप लोग देख सकते हैं। एक एक पैसे का मैंने उसमें हिसाब दिया कि हम कितने का खरीद रहे थे और यूपीए कितने का कर रही थी। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती और निवेदन है, देश के लिए एक हो जाइए, और कोरोना से 21 जून के बाद जैसे ये सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, ग्रहण समाप्त होने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति ठीक होगी और भारत में कोरोना धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, तब तक कोई ना कोई वैक्सीन भी आ जाएगी, कोई ना कोई मेडिसिन भी आ जाएगी। अभी हमें प्रिकॉशंस का पालन करना है, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, कुछ 8 तारीख को खुल जाएगा। 8 तारीख से सभी धर्मों के वो भी खुल रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से आप लोग पूजा पाठ भी कर सकते हैं, और पूजा पाठ से हमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है, और कोई सुप्रीम पावर है जो संसार को चला रही है, ये मैं ही नहीं मानता, आप सब लोग भी मानते होंगे। तो उस सुप्रीम पावर को हमें हाथ जोड़ के विनती करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि है ईश्वर हमारी रक्षा करो, है भगवान हमारी रक्षा करो। और अगर मेरी किसी बात से किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को या किसी जाति को या किसी धर्म को या किसी को भी बुरा लगा हो, तो मेरी इंटेंशन किसी को भी किसी प्रकार से कोई गलत बात कहने की नहीं है। मेरी इंटेंशन ही नहीं है ऐसी आज तक। मेरी एक ही इंटेंशन है, देश के लिए काम करना, देश के लिए सोचना। परिवार को मैंने पीछे रखा हुआ है, देश को आगे रखा हुआ है। आप सब लोगों से फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।